हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चंस रहते हैं, सीधे इनके जवाब रहते हैं, एक ही लाइन में जवाब रहता है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रबल ऑक्सीकारक सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व। तो दोस्तों, जो मोस्ट रिएक्टिव और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन ये गैस होती है। ये हैलोजन फैमिली के अंतर्गत आता है। आप लोग पीरियाडिक टेबल में देखे होंगे, तो पीरियाडिक टेबल में 7th ए ग्रुप में क्या आता है? हैलोजन आता है। पीरियाडिक टेबल में 7th ए ग्रुप में क्या आता है? हैलोजन। ठीक है, तो ये हैलोजन के अंतर्गत जो पहला तत्व है फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। इसका जो संकेत होता है, संकेत F के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है रसायन विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी से लाल रंग उत्पन्न करने वाला तत्व। तो दोस्तों, आतिशबाजी का मतलब ये है कि जो हम लोग पटाखे छोड़ते हैं शादियों में या किसी उत्सव में, न्यू ईयर में, ठीक है, तो वहाँ पर जो पटाखे हम लोग छोड़ते हैं, तो पटाखे देखिए ऊपर जाकर के लाल रंग का चारों तरफ बिखर जाता है। तो लाल रंग किसकी वजह से आता है? वो लाल रंग जो होता है वो तत्व स्ट्रांसियम की वजह से आता है। क्या? स्ट्रांसियम है। इसका जो सिंबल होता है SR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन, जो कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दूसरा हो गया स्ट्रांसियम। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर, आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो जो पटाखे छोड़ने पर कुछ पटाखे क्या होते हैं, ऊपर जाकर के हरे रंगों में बिखर जाते हैं। तो वो हरा रंग जो होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। उसका तत्व क्या है? बेरियम। बेरियम। अब बेरियम का जो संकेत होता है, ये आपको पता ही होगा, इसको हम Ba के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला, कृत्रिम रूप से घी, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अधातु कौन सी है? तो दोस्तों, जो कृत्रिम रूप से घी बनती है या वनस्पति घी बनती है, उसमें ये अधातु पूछ रहा है। अधातु में आएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ही होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? वनस्पति घी या घी बनाने में प्रयोग करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है H2। ठीक है, इसके बाद है, चिप्स के रैपर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, चिप्स का जो रैपर होता है या चिप्स का पैकेट होता है, आप देखते होंगे फूला रहता है, तो उसके अंदर कोई गैस भरी रहती है, इसीलिए तो फूला रहता है। तो वो जो गैस भरी रहती है दोस्तों, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर होगा। चिप्स के रैपर में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस, इसका फार्मूला होता है N2। ठीक है, इसके बाद सड़े अंडे जैसी गंध आने वाली गैस कौन सी है? आप लोग कक्षा 12वीं में इसका प्रैक्टिकल भी होता है, वहां पर ये गैस बनाई भी जाती है। सड़े अंडे वाली गैस जब बनती है तो पूरा कॉलेज बदबू करने लगता है सड़े अंडे की तरह। ठीक है, और इससे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह परिचित होंगे अगर इंटर में ये प्रैक्टिकल किए होंगे। तो ये जो है गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फार्मूला होता है H2S। तो ये ख्याल रखिएगा, जो सड़े अंडे जैसी गंध होती है किस गैस की होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये जो लाइटर होता है दोस्तों, उससे सिर्फ सिगरेट ही नहीं कुछ भी जला सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी,
स्मोकिंग करने वाले ज्यादातर यही रखते हैं, सिगरेट, छोटा लाइटर रखते हैं, ठीक है। तो लाइटर जो होता है उसके अंदर आप लोग देखते होंगे एक द्रव होता है, वो द्रव इधर उधर तैरता रहता है। वो वास्तव में द्रव नहीं होता, वो वास्तव में क्या होती है, गैस रहती है, और उस गैस का नाम है यहाँ पर ब्यूटेन। कौन सी गैस है, ब्यूटेन गैस है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा C4H10, ठीक है। ये ब्यूटेन गैस क्या होती है, छोटे से आयतन में हाई प्रेशर पर डाली जाती है। तो छोटे से आयतन में उच्च दाब पर अगर इस गैस को हम डालते हैं तो ये गैस क्या होती है, द्रवित हो जाती है, द्रव की अवस्था में आ जाती है। इसलिए वहां पर जो हम उसके लाइटर में देखते हैं तो लाइटर में वो हमें द्रव के रूप में दिखाई देता है। तो ये ब्यूटेन गैस क्या होती है, उसमें उपस्थित रहती है, ठीक है। ये काफी ज्वलनशील गैस है, ठीक है, इसलिए इसको सिगरेट जलाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों सिगरेट का धुआं बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या करता है, ह्यूमन लंग्स को पूरी तरह से खा जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही हानिकारक गैस होती है और उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CO, ठीक है। दोस्तों अगला अगर पॉइंट देखें तो क्या है, पेट्रोल के धुएं से निकलने वाली गैस। पेट्रोल के धुएं से, पेट्रोल का धुआं कहाँ होगा, जो मोटरसाइकिलें चलती है, कारें चलती हैं पेट्रोल वाली, ये सब क्या होती हैं, अपना एक धुआं निकालती हैं। यही जो सिगरेट से निकलने वाला धुआं हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यही क्या होता है, पेट्रोल से निकलने वाली गैस भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आप जान सकते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि जो धुआं आपकी मोटरसाइकिल से निकल रहा है, समझ लीजिए आप उसी के साइलेंसर में जा करके उसके धुएं को सोख लीजिए तो देखिए आपको कितना नुकसान करता है। सेम वैसे ही सिगरेट भी आपको नुकसान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हानिकारक गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गुब्बारे वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जो गुब्बारों में भरी जाती है, यहाँ पे गुब्बारे सामान्य गुब्बारे नहीं जो हम लोग मुंह से फुलाते हैं, ये वो गुब्बारा है जो बहुत बड़े गुब्बारे होते हैं जिनका हम लोग टूरिज्म में उपयोग करते हैं। टूरिज्म में जाते हैं तो वहां पर बैठ करके उड़ते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा भार वो लेकर के उड़ जाते हैं। तो उन गुब्बारों में या फिर वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये जो गैस होती है हीलियम गैस होती है, यहाँ पर हीलियम, और इसका संकेत होता है He, ठीक है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, ठीक है। ये आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के समूह के जो सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे से बहुत कम रिएक्शन करता है या रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इनको अक्रिय गैस में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, धातुओं को काटने एवं जोड़ने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों धातुओं को काटने एवं जोड़ने का मतलब ये है जो वेल्डिंग वर्क होते हैं। धातुओं को काटने का मतलब क्या है, उसको काट दीजिए, ठीक है, या फिर जोड़ने का मतलब क्या है, दो धातुओं को क्या कर दीजिए, टूटी हुई धातुओं को जोड़ दीजिए। तो धातु मतलब जैसे लोहा है, लोहे को जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम वेल्डिंग कराते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग में हम जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो गैस होती है दोस्तों एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन दोस्तों ये क्या होता है, इसका फार्मूला C2H2 होता है। और वहां पर आप लोग देखते होंगे कि जो वेल्डिंग वाले होते हैं वहां पर क्या करते हैं, पानी में एक ऐसे ड्रम रखे रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर एसिटिलीन गैस वो बनाते हैं जनरली, कैसे बनाते हैं, वहां पर ड्रम में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड रहता है CaC2, ये क्या करता है, पानी से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पर C2H2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड
यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनाएगा और यही एसिटिलीन गैस आगे जा करके प्रज्वलित हो करके उसके क्या बर्नर पर प्रज्वलित होती है, जलती है और जलने के बाद वो क्या करती है, धातुओं को पिघला देती है, पिघला कर जोड़ देते हैं या फिर पिघला करके हम धातुओं को काट देते हैं। तो पिघलाने से ही दोनों प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सब मेन पॉइंट्स थे, इसको ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। तो अगला पॉइंट है हमारा, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो फल के विक्रेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बाइड को पानी में हल्का सा घोलते हैं और घोल करके पूरे कमरे में छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे कमरे में छिड़काव करने की वजह से क्या होता है, पूरे कमरे में एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस समान रूप से फैल जाती है और जिन फलों को पकाना रहता है उन फलों को ले जाकर के उसी कमरे में वो रख देते हैं। तो कमरे में जितने भी फल रखे रहेंगे वो कृत्रिम रूप से आसानी से पक जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कार्बाइड को पानी से जब रिएक्शन होती है तो कार्बाइड रिएक्शन करके जो गैस बनाता है वो गैस होती है एथिलीन प्लस एथिलीन या एसिटिलीन। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एथिलीन का होता है C2H4 एथिलीन का हो जाएगा C2H2। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, भूकंप आने से पहले निकलने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर हलचल होती है और धरती के अंदर हलचल होने से धरती के अंदर उपस्थित गैस क्या होती है, सबसे पहले बाहर आएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो धरती के अंदर गैस होती है वो होती है रेडान गैस, काफी मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये जो रेडान गैस होती है इसकी जो वेट होता है या भार होता है ये सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियाडिक टेबल में। तो पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे भारी गैस होती है वो रेडान गैस है और ये रेडान गैस धरती के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो जब भूकंप आता है तो हलचल की वजह से यही रेडान गैस क्या होती है, सबसे पहले बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर जो होगा, भूकंप आने से पहले सबसे पहले निकलने वाली गैस कौन सी होगी, रेडान होगी। ठीक है, रेडान का फार्मूला होता है या फिर संकेत होता है आर्यन। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कोयले की खान में आग लगने का कारण क्या है। तो दोस्तों जो कोयले की खान होती है उसमें अक्सर आग लगती रहती है और वो आग क्यों लगती है, वहां पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होती है। क्योंकि कोयले की खानों में क्या होता है, मीथेन गैस होती है और ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तुरंत वहां पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर मीथेन गैस होता है, क्या होगा, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, अगला है शौचालय से निकलने वाली गैस कौन सी है, शौचालय यानी बाथरूम। तो दोस्तों आप लोग जाते होंगे बाथरूम में तो देखते होंगे बाथरूम में जाने पर क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, जो गंदी स्मेल आती है, तो वो जो स्मेल होती है वो होती है अमोनिया गैस की। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया गैस और इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, तो इस गैस की वजह से वहाँ पर थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है या गंध वाली स्मेल आती है। इसके बाद अगला है, अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर तथा गोताखोरों को सिलेंडर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जो अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर होती है या फिर गोताखोर लोग अपने पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमते हैं तो उनके सिलेंडर में जो गैस होती है, आप लोग जानते हैं कि वो नाम ही रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो रहेगी लेकिन ऑक्सीजन गैस प्योर मात्रा में ना रह करके उसके साथ अक्रिय गैस को मिक्स किया रहता है और उसके साथ जो मिक्स गैस होती है कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर तथा गोताखोरों के सिलेंडर में प्रयुक्त गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, O2 प्लस He। ठीक है, ये पूरे सिलेंडर में भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद है
सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे भारी गैस, अभी हमने आपको बताया है कि धरती के अंदर उपस्थित जो सबसे भारी गैस होती है उस गैस का नाम क्या है? रेडान है। और ये रेडान एक अक्रिय गैस श्रेणी में आता है, ये अक्रियाशील होता है, ठीक है, या आवर्त सारणी में सबसे लास्ट ग्रुप में आता है। तो ये जो सबसे भारी गैस कौन सी होती है? रेडान, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा आर्यन, ठीक है। इसके बाद है मानव हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? कि आप लोग जूलॉजी में अक्सर पढ़ते होंगे कि मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आयरन, लोहा, ठीक है। और उसी की वजह से जो मनुष्य का रेड आरबीसी होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर जो मानव हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व होगा ये क्या होगा? लोहा या आयरन, इसका तत्व का फार्मूला होता है Fe, ठीक है। इसके बाद पौधों के क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? दोस्तों ये जो पौधों का क्लोरोफिल होता है उसी क्लोरोफिल की वजह से पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और उसमें जो तत्व पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम। तो पौधों के क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, इसका फार्मूला होता है Mg, ठीक है। इसके बाद है जल को दूषित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये जो जल को दूषित करने वाले तत्व होते हैं वो होता है आर्सेनिक, पारा, सीसा, ठीक है। आर्सेनिक का जो फार्मूला होता है ये है AS, पारा Hg होता है, और सीसा या इसको लेड बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है Pb होता है। और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे फ्लोराइड भी आता है इसमें, फ्लोराइड, ठीक है। ये सब मुख्य तत्व हैं जो जल को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। फ्लोराइड, कई प्रकार के फ्लोराइड होते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से ये ख्याल रखिएगा, जल को दूषित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, पारा, सीसा, फ्लोराइड इत्यादि, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों जो चाकू से काटी जाने वाली धातुएं होती हैं, ऐसी धातुएं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं या बहुत ही हल्की होती हैं। तो ये जो धातुएं होती हैं यहाँ पर वो होती हैं सोडियम, सोडियम, इसका संकेत है Na। इसके बाद पोटेशियम, ये है K, और लिथियम Li। ये ऐसी धातुएं हैं, बहुत ही हल्की होती हैं और इनको साधारण चाकू से भी हम काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? दोस्तों जो वायुयान का निर्माण होता है उसमें जो प्रयुक्त होने वाली धातु होती है वो होती है पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है। इसका जो संकेत होता है ये होता है Pd, ठीक है। इसके बाद है रणनीतिक धातु कौन है? तो रणनीतिक धातु जो होती है दोस्तों ये होती है टाइटेनियम, टाइटेनियम, इसका जो संकेत होता है Ti होता है। अब ये जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं? रणनीतिक धातुएं क्या होती हैं पहले ये जान लीजिए। तो ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग हम सेना के हथियार बनाने में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रणनीतिक धातु, ठीक है। सेना के औजार, हथियार, उनसे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब टाइटेनियम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइटेनियम काफ़ी हार्ड होता है, टाइटेनियम काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। और ये जो संक्षारण विरोधी स्टील की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है,
स्टील भी संक्षारण विरोधी होता है, लेकिन स्टील की तुलना में टाइटेनियम उससे भी ज्यादा संक्षारण विरोधी होता है। संक्षारण का मतलब उस पर जो जंग लग जाती है, जंग इस पे ना के बराबर लगती है, बहुत कम लगती है। ठीक है, तो जंग लगने का डर नहीं रहता है और काफी कठोर धातु है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, टाइटेनियम में ये ऊष्मा तथा विद्युत का काफी ज्यादा सुचालक भी होता है। स्टील की तुलना में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालकता इसकी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सेना के हथियार एवं औजार बनाने में करते हैं। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, रणनीतिक धातु बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है दम घोटू गैस कौन सी है। तो दोस्तों दम घोटू का मतलब क्या हो गया, जब हमारी सांस फूलने लगे, हमें सांस लेने में समस्या होने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दम घुट रहा है। ठीक है, और ये जो दम घोटू गैस होती है, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फार्मूला होता है CO। अभी इसके पिछले वाले सेक्शन में हमने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से कहाँ से निकलती है, सबसे ज्यादा उत्सर्जन उसका यहाँ पर ये व्हीकल से होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन से होता है। ठीक है, वहां पर जो व्हीकल्स या मोटरसाइकिल्स पेट्रोल से चलती हैं, उनमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड काफी मात्रा में निकलती है और हमारे लिए हानिकारक वो तो उस प्रकार से वातावरण से होती है, और सबसे ज्यादा हानिकारक सिगरेट के द्वारा हम उसको अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो दम घोटू गैस होती है। ठीक है, इसके बाद है गला घोटू गैस कौन सी है। तो गला घोटू का मतलब ये जो गैस होती है, गला घोटू गैस, यहाँ पर पहले हम बता दे रहे हैं, गला घोटू गैस जो होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाई ऑक्साइड होती है, फार्मूला इसका SO2 है। ठीक है, तो ये गला घोटू इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जा करके आपके गलों को जाम कर देती है। गले को जाम कर देगी तो वहां पर आपको लगेगा कि आपके अंदर अब कुछ जा नहीं रहा है, आप सांस लेने में समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से गला घोटू गैस का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फार्मूला अभी हमने बताया CO होता है। तो ये क्या है, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत भी आती है। इसके बाद है ओजोन परत में छेद करने वाली गैस कौन सी है। तो ओजोन परत में जो छेद करने वाली गैस होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम लोग CFC के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाकर के ओजोन गैस से रिएक्शन कर जाती है, और ओजोन गैस से रिएक्शन के बाद जो है क्या होती है, ये वहां पर छिद्र बना देती है वहां की गैस को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो रिएक्शन की वजह से गैसें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर छिद्र हो जाता है और वो सूर्य से आने वाली रेडिएशन को फिर रोक नहीं पाती है। ठीक है, और ऐसी रेडिएशन क्या होती है, फिर धरती तक आ जाती हैं। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर इस समय धरती पर काफी ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का एक मुख्य गैस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फार्मूला होता है इसका CO2। ठीक है, तो इसके बाद है पॉलीथीन का निर्माण करने वाली गैस। नाम में ही छिपा है कि पॉलीथीन किससे बना है, पॉलीएथाइलीन। क्या है, पॉलीएथाइलीन। मतलब जब एथिलीन गैस का पॉलीमराइजेशन किया जाता है या एथिलीन गैस का बहुलकीकरण किया जाता है तो फिर क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो यहाँ पर पॉलीथीन को बनाने में कौन सी गैस उपयुक्त होगी, एथिलीन। और इसका जो फार्मूला होता है C2
H4 होता है। एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसके बाद है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में कई गैसें होती हैं, वो होती हैं आर्गन, नियान, पारा, Hg इत्यादि। ठीक है, जो विद्युत बल्ब अब आने लगे हैं उसमें क्या होता है, पारा भी होता है, नियान भी होता है, आर्गन भी होता है। तो इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विद्युत बल्ब में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, पारा होती है। ठीक है, पारा क्या है, एक हानिकारक गैस है जिसको अगर हम अपने अंदर लेंगे तो वो नुकसान करता है हमको। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन बस 30 क्वेश्चन का ही था। तो ये वन लीनियर क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में आते रहते हैं जिनका सीधे आपका जवाब रहता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।